अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उवैस मलिक है और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन का ही डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसी का प्रोसीजर देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह की फाउंडेशन है। उससे पहले भी हम देखेंगे कि फाउंडेशन होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय फाउंडेशन। देखो, हमारे पास जो भी सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर का लोड किस पे ट्रांसफ़र होता है, फाउंडेशन पे। और फिर फाउंडेशन का काम क्या है, फाउंडेशन का काम है कि वो उस लोड को ट्रांसफ़र करे ग्राउंड में। अब जो ये फाउंडेशन है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहली फाउंडेशन जो है वो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। मींस हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम के नीचे जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी को हम कहते हैं फाउंडेशन या फुटिंग कहते हैं, ठीक है। जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड आएगा वो इस कॉलम पे आएगा और यही कॉलम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस फुटिंग के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। मींस एक कॉलम है और उस एक कॉलम की एक अपनी इंडिविजुअल फुटिंग है, ठीक है। दिस इज नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास दो कॉलम्स विसे एक दूसरे की विसिनिटी में बहुत क्लोज होते हैं, मतलब लाइक दिस। इसमें क्या होता है कि मीन ये हम तब प्रोवाइड करते हैं कि जब हम इंडिविजुअल कॉलम्स की अपनी अपनी फुटिंग नहीं देख सकते, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की फुटिंग्स को कंबाइन करते हैं, तो उसको कहते हैं कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग हम देते कहाँ पे है, जब हम इन दोनों को अलग अलग फुटिंग नहीं दे सकते या जब हम इन दो कॉलम्स को आइसोलेटेड फुटिंग्स नहीं दे सकते। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक जो हमारा वहाँ पे फील्ड कंडीशन है, फील्ड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इन दोनों को आइसोलेटेड फुटिंग्स दें तो वो मे बी अनइकोनॉमिकल पड़ जाए। तो वो सारी कंडीशंस देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें आइसोलेटेड फुटिंग ठीक रहेगा या हमें कंबाइंड फुटिंग ठीक रहेगा। इसके बाद क्या होता है, कभी कभार हमारे पास ऐसी ड्राइंग होती है कि हमारे पास एक कॉलम्स का रो होता है, ठीक है। मतलब एक एक यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूँ, ये वाली एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम्स हैं एक ही रो में। तो मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग आइसोलेटेड फुटिंग, मतलब हर एक कॉलम की इंडिविजुअल फुटिंग देने के बजाय मैं क्या करता हूँ, सबको एक ही फुटिंग प्रोवाइड करता हूँ। इसको हम कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। ये यूजुअली आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा। अब कभी क्या होता है कि हमारे पास एक कोई ऐसी सॉइल आती है, ऐसा फील्ड आता है जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है। अगर हम देखेंगे उसमें बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है। तो इन दोज एरियाज़, ठीक है, जो वो साइड कंडीशंस है वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। क्या होता है, जो भी हमारे पास बिल्डिंग होगी उसका जो प्लिंथ एरिया होगा, उस प्लिंथ एरिया का जितना भी एरिया साइज होगा, मतलब जो भी वो साइज होगा उतना का उतना हम नीचे एक स्लैब देते हैं। फिर उसी स्लैब से हम कॉलम्स निकालते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। इससे क्या होता है, इस स्लैब से क्या होता है कि अगर जो हमारी सॉइल है वो सेटल करेगी तो ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरा जो स्लैब है ये पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे इसके एडवांटेज है, लाइक डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगी, ठीक। अगर सेटलमेंट होगी तो सबकी होगी, मीन्स पूरा ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे बिल्डिंग्स में क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका साइट क्या है, आपकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, आपका बिल्डिंग का प्लान कैसा है, कहाँ पे कौन सा कॉलम देना है, कहाँ पे हमें मतलब किस तरह के कॉलम, मतलब किस तरीके से कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑन दैट बेसिस हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की फुटिंग देनी है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप फुटिंग लिख रहे हो, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, यहाँ पे आपने मैट और राफ्ट फुटिंग क्यों नहीं लिखा, फाउंडेशन क्यों नहीं लिखा, ठीक है। इसका रीज़न भी देख लो। अगर मैं फुटिंग की बात करूं, ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम के नीचे उसकी फुटिंग है। अब इमेजिन करो अपने आप को, सपोज आपके पैर नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ अपने लेग्स पे खड़े हो, क्या आप खड़े रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। जब तक आपके पास फुट नहीं होगा, मीन जो ये मतलब आप खड़े हो और यहाँ से आपका थोड़ा सा फुट बाहर होता है, लाइक दिस, ये आप हो और यहाँ पे एक फुट होता है, राइट। और इसी फुट की वजह से आप खड़े रह पाते हो। अगर आप इसको देखोगे आपको नहीं लगता ये भी एक आप इंसान है और इंसान का पैर थोड़ा सा बाहर है,
इसलिए इसको फुटिंग कहा गया है। लेकिन इन केस ऑफ दिस, ये जो साइड वाला है ना, दिस इज़ नॉट द मेजर पोर्शन, ये हम खुद ही रखते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग का लोड आता है ना, वो पूरे स्लैब पे आता है, वो सेंटर से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीन्स इसमें हम ये फुट कंसिडर नहीं करते। मीन्स ये हम फुटिंग की वजह से, मतलब जो मैट और राफ्ट है, इट्स नॉट लाइक ये वाला पोर्शन जो है इट इज़ इफेक्टिव इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड, या ये वाला पोर्शन जो है इसी से हम स्टेबल रहते हैं। आप एक काम कर सकते हो, इस राफ्ट में आप यहीं तक ऐसे भी कर सकते हो ना, ये बाउंड्री लाइन है, यहीं से आप कॉलम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें फुट चाहे फॉर इट्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे आराम से, मीन्स कहने का मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको पूरे एज पे कॉलम खड़ा कर सकते हो। इसमें हमें फुट की ज़रूरत नहीं है, तभी इसको हम फाउंडेशन, ये बस डिफ्रेंशिएट के लिए किया गया है फुटिंग और फाउंडेशन का। ठीक, फुटिंग के टाइम पे वी हैव अ सॉर्ट ऑफ फुट हेयर, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है, और यहाँ पे ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ता, ये सीधे फाउंडेशन ही है, और हम चैप्टर फाउंडेशन ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ब्रिड्ज होते हैं या फ्लाईओवर्स होते हैं, उनके नीचे हम पाइल फाउंडेशन देते हैं। मींस जहाँ पे हमें बहुत डीप जाना पड़ता है, मींस जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी बहुत वीक होगी और हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन ही प्रेफर करते हैं। ऊपर से, क्योंकि अगर हम फ्लाईओवर देखें, ब्रिज देखें, उनके ऊपर बहुत सारा लोड आता है और डायनेमिक लोडिंग आती है। दैट्स वाई वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे पाइल फाउंडेशन। होता क्या है, इसमें पाइल्स देते हैं, इन द ग्रुप ऑफ 3 भी देते हैं, इन द ग्रुप ऑफ 4 भी देते हैं। मीन्स 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, डिपेंड कि कितना लोड आ रहा है। ठीक, इन पाइल्स को फिर ऊपर कनेक्ट किया जाता है विद द पाइल कैप, और इस पाइल कैप के ऊपर हमारे पास फिर कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ से लोड आएगा, वो पाइल कैप पे आएगा, पाइल कैप से पाइल में जाएगा, फिर पाइल विद द हेल्प ऑफ एंड बेयरिंग एक्शन और स्किन फ्रिक्शन इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल में। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग हम कहाँ पे देते हैं, इसमें क्या, पहले ये देख लो क्या होता है, 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स को आपस में एक टाई बीम से जोड़ा गया है। ये हमारे पास ये जो बीम है, ये इसको हम टाई बीम कहते हैं, टाई बीम। इनको आपस में टाई बीम से जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या, ये कहाँ पे देंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हिली एरिया है, राइट, ये हिली एरिया है, यहाँ पे आपने एक कॉलम दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा कॉलम है और उसके नीचे फुटिंग है, और ये वाला दूसरा हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल देना है, ये फुटिंग है और यहाँ से कॉलम हमें देना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके ऊपर सॉइल बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देयर आर चांसेस कि ये जो चीज़ है, ये वाला कॉलम जो है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक या ड्यूरिंग विंड या किसी भी लैटरल फोर्स की वजह से, देयर आर चांसेस कि ये यहाँ टिल्ट हो जाए। तो फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस कॉलम, इस कॉलम की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को टाई करते हैं एक बीम से, ये ऐसे एक बीम दे दी, इन दोनों को पकड़ने, मीन्स ये जो बीम है ये इसको पकड़ती है इसके साथ, ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। होता क्या है, अगर ये नीचे जाएगा ना, तो मतलब यहाँ से लोड आ रहा है ना, ये जो लोड आ रहा है वो लोड इस कॉलम पे आएगा, ये कॉलम फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीन्स ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इस फुटिंग पे लोड अब कम आ रहा है, अब ये यहाँ की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड कंडीशन हम डिफरेंट फुटिंग्स दे सकते हैं। इसी तरीके से आप और एक फुटिंग भी पढ़ोगे, वेल फाउंडेशन। उसमें क्या होता है, ये हम जहाँ पे रिवर में हमें ब्रिज बना होता है, वहाँ पे हम वेल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एक वेल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइल्स, फिर यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, एक वेल टाइप क्रिएट करते हैं सो दैट पानी अंदर ना आए, फिर यहाँ से हम अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं जब तक कि ऊपर पानी के ऊपर ना आ जाए। उसके बाद हम इसमें कॉलम्स देते हैं, कॉलम्स के ऊपर अपना डेक स्लैब डालते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग्स है, ये वाला हमें ये पढ़ना है और कंबाइंड फुटिंग पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमें नहीं है अपने सिलेबस में, तो सब हम स्टार्ट करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग से।
क्योंकि हमें आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ना है। आइसोलेटेड फुटिंग जो है इट ऑन द बेस ऑफ शेप इट कैन बी ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। रेक्टेंगुलर हो सकती है, मींस फुटिंग भी रेक्टेंगुलर, और कॉलम भी रेक्टेंगुलर। मींस रेक्टेंगुलर फुटिंग मोस्टली तब हम देते हैं जब हमारा जो कॉलम है वो रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर मीन्स जब हमारे पास स्क्वायर कॉलम होगा तो उसके नीचे जो फुटिंग है उसका भी शेप हम स्क्वायर ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सर्कुलर कॉलम होगा तो उसके नीचे जो फुटिंग है वो भी सर्कुलर। तो ऑन द बेस ऑफ शेप वी हैव 3 सब हेडिंग्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग्स और सर्कुलर आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ठीक है, इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस क्रॉस सेक्शन, ये जो थिकनेस है, लेट इट बी टी, थिकनेस ऑफ दिस फुटिंग, ऑन दिस थिकनेस ये फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है। एक यूनिफॉर्म थिकनेस की स्लैब, दूसरा ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। स्लोप्ड थिकनेस, इसको हम कहते हैं स्लोप्ड थिकनेस। सो डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस वी हैव फॉर द 2, यूनिफॉर्म थिकनेस वाला या स्लोप्ड थिकनेस वाला, एंड डिपेंडिंग अपॉन द शेप वी हैव रेक्टेंगुलर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग एंड सर्कुलर फुटिंग, ठीक है। अब जो सबसे पहला स्टेप है हमें डिज़ाइनिंग ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग में, वो है साइज़ ऑफ फुटिंग, कि हम फुटिंग का साइज़ क्या रखें और सॉइल प्रेशर वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट द लोड फ्रॉम कॉलम बी पी। सपोज कॉलम से जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है लेट इट बी पी। उसके बाद वेट ऑफ फुटिंग, ये तो कॉलम से, और उसके बाद वेट ऑफ फुटिंग, जिस पे कॉलम खड़ा है उसका अपना भी कुछ वेट होगा। कितना होगा, हम रैंडमली 10 to 20% एज्यूम करते हैं, ठीक है। मैंने हायर वैल्यू ही एज्यूम किया है, 20%, दैट इज 0.2, ठीक है। 0.2 पी, पी इज द लोड फ्रॉम कॉलम। सो टोटल लोड क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 1.2 पी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सॉइल है ना, सॉइल पे कॉलम से जो लोड आ रहा है और जो फुटिंग का अपना खुद का लोड है वो कितना है, 1.2 पी। और जो ये लोड है यही किसको बेयर करना है, सॉइल को बेयर करना है। अब अगर मैं ये लोड जो है इसको डिवाइड करूं एरिया ऑफ फुटिंग से, क्या निकलेगा, स्ट्रेस या प्रेशर सॉइल पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो प्रेशर कम होगा देन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो हमारा फुटिंग इज सेफ। और अगर वो प्रेशर इज ग्रेटर देन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये फुटिंग फेल कर जाएगी। अब ये बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे, ये आप निकालोगे अपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, लेट से बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज क्यू नॉट, दिस इज अ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर हमारी सॉइल जो है वो ले पा रही है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड ले पा रही है, दिस इज द मैक्सिमम अल्टीमेट लोड, ये इतना ले रही है। मीन्स अगर 100.1 आएगा तो हमारी सॉइल फेल कर जाएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम लोड। अब मैं मैक्सिमम लोड के लिए डिज़ाइन तो नहीं करूँगा ना, मैं इसी को डिवाइड करता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब मैं इसको अल्टीमेट लोड को डिवाइड करूँगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, चाहे 3 से डिवाइड करो, 1.5 से डिवाइड करो, जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेना चाहते हो, तो जो निकल के आएगा उसको हम कहते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्यू नॉट से। आप किसी और सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक QS भी लिख सकते हो, देयर इज़ नो इशू, जो आपको फीजेबल लगे वही करो। तो हमारा आ गया सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, मीन्स इतना लोड ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, सो एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, फुटिंग का एरिया कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि फुटिंग से इतना लोड आ रहा है, दिस इज द टोटल लोड, ठीक है। अगर मैं लोड को डिवाइड करूं एरिया से, वो क्या आएगा, स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस इसके बराबर होना चाहिए या इसके कम होना चाहिए। मीन्स अगर आपको पता होगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स या लोड अपॉन एरिया, लोड बोल दो, फोर्स बोल दो, जो भी एक ही बात है, ठीक है। लोड अपॉन एरिया, मुझे एरिया चाहिए, एरिया किसके बराबर होगा, लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, लोड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। अब लोड कितना आ रहा है, इट इज़ दिस 1.2, इसी को मतलब ये जो 1.2 पी है ना, यही टोटल लोड है, पी
दिस इज टोटल लोड, टोटल लोड डिवाइड बाई स्ट्रेस, कितना हम ले सकते हैं, कितना स्ट्रेस ले सकता है सॉइल, दैट इज क्यू नॉट, इसी को डिवाइड करो क्यू नॉट से, तो आपको एरिया पता चलेगा कि आप किस एरिया का फुटिंग दे सकते हो। अब उसके बाद जब आपको एरिया पता चले, हम साइज ऑफ फुटिंग डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपको खुद तक है, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड साइड कंडीशन, क्या आप रेक्टेंगुलर फुटिंग देना चाहते हो L क्रॉस B, क्या आप स्क्वायर फुटिंग देना चाहते हो B स्क्वायर, क्या आप सर्कुलर फुटिंग देना चाहते हो π/4 D स्क्वायर। तो जो भी फीजिबल होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आप एरिया का वैल्यू पुट करोगे। अगर रेक्टेंगुलर होगा आप L और B निकलेगा, अगर स्क्वायर देना है तो आपको B निकलेगा, अगर सर्कुलर देना है तो आपको D निकलेगा। निकलेगा या नहीं, क्योंकि इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, एक ही अननोन बचता है तो वो इनमें से निकल जाएगा यहाँ पे। और L क्रॉस B में आपको रेशियो एज्यूम करना है, मीन्स अगर रेशियो ऑफ 1:2 लोगे तो उसी हिसाब से अगर L 10 आएगा B 5 आएगा। ठीक है, ये अपने तक है, ये सारा अपने तक ही है, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड साइड, फील्ड कंडीशंस, कि आप कितनी साइज की फुटिंग दे सकते हो। उसके बाद एक नोट लिखा है यहाँ पे, इन LSM फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ फुटिंग ओनली वर्किंग लोड्स ऑन कॉलम शैल बी यूज्ड। वर्क लिमिट स्टेट मेथड में भी हमें वर्किंग लोड का ही इस्तेमाल करना है। और जो ये हम कॉलम फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ये मैं बताना भूल गया, ये भी हम फुटिंग जो है ये भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही डिज़ाइन करेंगे। बात समझ आई? अब बात करते हैं सॉइल प्रेशर की। ठीक है, सॉइल प्रेशर कैसे, कितना होगा। ठीक है, अब सॉइल प्रेशर की बात करें, अगर आप मेरे को बताओ सॉइल पे कितना प्रेशर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, जितना आपका लोड कॉलम से आ रहा है प्लस जो आप फुटिंग का खुद का वेट है, उन दोनों की वजह से जो सॉइल पे प्रेशर आ रहा है उतना ही तो सॉइल वापस प्रेशर एक्सर्ट करेगी ना। मीन्स जो ये सॉइल प्रेशर में लिख रहा हूँ ना, इट इज़ द रिएक्शन टू द एक्सटर्नल लोड्स। मीन्स जो ऊपर से आ रहा है सॉइल वापस उतना का उतना नीचे से देगी, अगर नहीं दे पा रही है तो फेल हो जाएगी। बात समझ आया? ठीक है, तो सॉइल प्रेशर इज द रिएक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स, जो ऊपर से आ रहा है उतना ही सॉइल नीचे से भी लगा रही है। तो टोटल सॉइल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल लोड डिवाइड बाई किस एरिया पे आ रहा है। टोटल लोड इज 1.2 P और एरिया क्या है, जो भी आपने डिसाइड किया होगा साइज ऑफ कॉलम। ये एरिया कौन सा है, ये वाला है जो आपने यहाँ पे डिसाइड किया, जो आपने यहाँ पे डिसाइड किया, चाहे ये डिसाइड करो, ये डिसाइड करो या ये डिसाइड करो। ठीक है, दिस इज द एरिया, टोटल लोड डिवाइड बाई एरिया, तो आपको सॉइल प्रेशर निकल के आएगा। और इस सॉइल प्रेशर को मैं डिनोट कर रहा हूँ WT से, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाई एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू Q नॉट। इक्वल टू नहीं, ये बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन दिस, बट हम फॉर द डिज़ाइन पर्पस हम इसको बराबर रख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब देख लो, ये हमारा फुटिंग है जिसके डायमेंशंस L है लेंथ, और विड्थ कितनी है B है। और जो ये मैंने रेड कलर से दिखाया है, दिस इज द कॉलम। कॉलम का जो साइज है, लेट इट बी A क्रॉस B, ये कॉलम का साइज है। कॉलम आपने डिज़ाइन किया होगा 5th सेमेस्टर में। ठीक, ये उसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। जो भी लोड आ रहा है, यहाँ से लोड P आ रहा है, और इस फुटिंग की वजह से जो लोड आ रहा है वो 0.2 P है, तो टोटल लोड इज़ 1.2। वो सारा का सारा लोड किस पे आ रहा है, सॉइल पे आ रहा है। और जो सॉइल वापस रिएक्शन दे रही है वो मैंने यहाँ पे ये प्रेशर डायग्राम मैंने दिखाई, या आप समझो स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम बोल दो, प्रेशर डायग्राम बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, ये इसका मतलब ये है कि ऊपर से जो लोड आ रहा है सॉइल नीचे से उतनी रिएक्शन दिखा रहा है, WT से डिनोट किया। दिस इज द टोटल स्ट्रेस जो सॉइल पे आ रहा है। अब आप देखो, यहाँ से स्ट्रेस लग रहा है, आपको नहीं लगता ये चीज़ बेंड होगी, ये वाले जो फुट्स हैं ये चीज़ कुछ इस तरीके से बेंड होगी। आपको नहीं लगता इस सॉइल की वजह से ये ऊपर की तरफ, क्योंकि अब सॉइल नीचे से इतना फोर्स लगा रही है ना। हाँ, अगर ये कॉलम
पूरा यहाँ तक फैला होता तो ये बेंड नहीं होता, क्योंकि कॉलम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू फुटिंग और देना भी होता है, तो ये चीज़ बेंड करेगी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें इसे बेंड नहीं होने देना है। किससे? हम इसमें फिर स्टील लगाएंगे और दूसरा ये कितना हम थिक रखेंगे, दोनों मिलकर इसको बेंड नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्चुअली एक चीज़ सीखनी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये टोटल सॉइल प्रेशर की वजह से मैंने दिखाया बेंडिंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअली टोटल सॉइल प्रेशर जो है, जो नीचे से लग रहा है रिएक्शन, उसकी वजह से बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, कैसे समझते हैं? ये जो यहाँ पे कॉलम है ना, हम एक बार इस कॉलम को हटाते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि इस फुटिंग के ऊपर कॉलम नहीं है, कॉलम सीधे ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सॉइल है, सॉइल के ऊपर मैंने ये फुटिंग लगा दी। ठीक है, अभी इसके ऊपर कॉलम नहीं है। क्या आपको लगता है ये चीज़ बेंड होगी? कोई भी ऐसा कोई तरीका है कि ये बेंड होगी? सिर्फ नीचे सॉइल है, ऊपर मैंने एक स्लैब रख दी। नो, देयर आर नो चांसेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस फुटिंग की वजह से लोड आ रहा है और उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है सॉइल में, उस स्ट्रेस की वजह से इस फुटिंग में बेंडिंग नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो टोटल सॉइल प्रेशर है, इस टोटल सॉइल प्रेशर में से मुझे इस फुटिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो माइनस करना है। तो अगर मैं दिखा दूँ यहीं पे, तो लेट मी एज्यूम कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस आ रहा है फुटिंग की वजह से। मींस फुटिंग की वजह से कितना लोड है? 0.2p, 0.2p डिवाइडेड बाई एरिया। ये जो स्ट्रेस है या ये जो प्रेशर पड़ रहा है फुटिंग की वजह से, ये मुझे माइनस करना है टोटल प्रेशर में से फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट डिज़ाइन सॉइल प्रेशर। तो ये जो बचा, कहने का मतलब ये जो बचा सॉइल प्रेशर है, ये बचा ये वाला पोर्शन, ये इसी सॉइल प्रेशर की वजह से इस फुटिंग में बेंडिंग हो रही है। आई जस्ट होप आई एम क्लियर। अब यहीं पे समझ लो, ये जो बचा प्रेशर है, यही प्रेशर हमें यहाँ इस फुटिंग पे लग रहा है, ये नीचे वाला प्रेशर, और इसी प्रेशर की वजह से इसमें बेंडिंग हो रही है। इसको और अच्छे से समझ लो, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होती है। ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, किस लोड की वजह से? ये कौन सा लोड है? दिस इज नेट सॉइल प्रेशर। मींस ये वो प्रेशर है जो कॉलम का जो लोड आ रहा है, वो लोड किस एरिया पे आ रहा है? इस एरिया पे। उसकी वजह से जो सॉइल में प्रेशर आ रहा है, उसी वजह से सिर्फ बेंडिंग हो रही है, ना कि जो कॉलम, जो फुटिंग का अपना खुद का वेट है। फुटिंग के खुद के वेट से उसमें बेंडिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे नोट लिखा है, प्रेशर ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज काउंटर बैलेंस्ड। और वो प्रेशर कितना है? दैट इज 0.2p डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, 0.2p क्या है? ये दिस इज द वेट ऑफ द, या लोड फ्रॉम द लोड ऑफ द फुटिंग। तो अब हम करेंगे नेट डिज़ाइन सॉइल प्रेशर ऑन द फुटिंग। ठीक है, ये सॉइल प्रेशर, जो नेट सॉइल प्रेशर है, इसी की वजह से क्या है? बेंडिंग हो रही है। तभी मैंने कहा नेट डिज़ाइन सॉइल प्रेशर। ठीक, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू, डिनोट किया है W नॉट से, दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस जो फुटिंग की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। ये टोटल स्ट्रेस है, ये फुटिंग की वजह से आ रहा है, तो जो बचा दैट इज P बाई ए। और यही हमें कंसिडर करना है फॉर द डिज़ाइन ऑफ सॉइल प्रेशर, फॉर द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। यहाँ पे नोट में, फुटिंग इज डिजाइन फॉर द नेट सॉइल प्रेशर W नॉट ओनली, एंड बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स आर डेवलप्ड इन फुटिंग ड्यू टू द नेट सॉइल प्रेशर ओनली। ठीक है, इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, ठीक है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब हमें देखना है इसमें कितनी बेंडिंग हो रही है, इसमें कितना शेयर फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा कॉलम है, नीचे फुटिंग है, फुटिंग के नीचे नेट सॉइल प्रेशर लग रहा है W नॉट। ठीक है, इसको आप एक मिनट ऐसे उल्टा देख लो। ठीक है, आपको नहीं लगता ये बीम है और यहाँ से इसका कैंटिलीवर पोर्शन है, यहाँ से भी कैंटिलीवर पोर्शन है, यहाँ से भी कैंटिलीवर पोर्शन है। ठीक है, आपको नहीं लगता मुझे एक्चुअली कैंटिलीवर डिज़ाइन करना है, जो हमने 5th सेमेस्टर में किया है? तो कहने की बात यह है कि हमें फुटिंग को एज अ कैंटिलीवर डिज़ाइन करना है, बस फ़र्क इतना है कि ये उल्टा कैंटिलीवर है। ठीक है, अब देख लो, मैंने
इस लोड की वजह से जो इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जो शियर फोर्स आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर आपने एक नॉर्मल कैंटिलीवर देखा होगा, नॉर्मल कैंटिलीवर कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक बीम है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अगर आप इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इसकी ऐसे बनती है ना, यूडीएल ऊपर, इसके ऊपर यूडीएल लगा है, राइट। इस कैंटिलीवर की बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। बस ये क्योंकि ये उल्टा है इसका, मैंने इसी का उल्टा बना दिया यहाँ पे। कुछ गलत कर दिया क्या? ठीक है, दोनों साइड से ऐसे ही बनेगी। अब जो ये वाला पॉइंट है, आपको पता ही होगा बेंडिंग मूवमेंट जो है उसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है दैट इज द फेस ऑफ दिस कॉलम। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे ही आती है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मूवमेंट। हालांकि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे है, बट क्रिटिकल कहाँ पे है? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब इतने इस पॉइंट पे इतना बेंडिंग मूवमेंट आएगा, ये यहीं पे क्रैक हो जाएगा। ये वाला पोर्शन ऑल्दो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी ये क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ, ये जो डेप्थ है, मतलब ये थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये पूरा एज अ क्या कहते हैं उसको, एक साथ काम करेगा ना। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो बीच में है बहुत ज़्यादा थिक है, ये तो ऊपर तक चला जाएगा, तो यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि ये बीच में से ही क्रैक हो जाए। तो मैक्सिमम क्रिटिकल सेक्शन जो है वो यही फेस है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो हमें मैक्स बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से जब शेयर फोर्स डायग्राम बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, बट हमारे लिए जो डिज़ाइन शेयर फोर्स जो है वो ये है, इट इज़ एट अ फेस, एट अ सेक्शन डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ये हमारा फेस ऑफ कॉलम है, यहाँ से आप डी डिस्टेंस जाओ। डी क्या है? डी इज दिस थिकनेस ऑफ द स्लैब, डी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये डी डिस्टेंस जाओ यहाँ पे, तो जो ये सेक्शन है यहीं पे जो शेयर फोर्स होगा वही हमारा डिज़ाइन शेयर फोर्स होगा या क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर फोर्स। अब बोले ये डी क्यों है? बोले क्योंकि कोड में बोला है। लेकिन कोड ने क्यों बोला है कि फ्रॉम द फेस ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम लेना है? उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये दिमाग में रखना है, जब मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूँ मुझे यहाँ पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस डिस्टेंस के लिए। और जब मुझे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये वाली डिस्टेंस कंसिडर करके। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्योंकि कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होता है? WL²/2। ठीक है, यहाँ पे वे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है? W0। W की जगह मैंने W0 लिख दिया। ठीक है, अब L क्या है? L मेरी ये वाली डिस्टेंस है, राइट। दिस इज़ द डिस्टेंस L, और ये किसके बराबर है? सपोज दिस इज़ द विड्थ ऑफ द फुटिंग B। इस B में से मैं कॉलम ये वाला माइनस कर देता हूँ पहले, B माइनस B। ठीक है, स्मॉल b, तो क्या बचा? ये वाला पोर्शन बचा और ये वाला पोर्शन बचा। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, मीन्स ये वाली डिस्टेंस मिलेगी। तो वही मैंने किया है, W0 में से L की जगह मैंने लिखा है B, L की जगह मैंने लिखा है B माइनस B डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर है तो अपना स्क्वायर, और ये अपना 2 नीचे। इसको सॉल्व करो, आंसर इज W0 B माइनस B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसी तरीके से शेयर फोर्स, शेयर फोर्स यहाँ पे, शेयर फोर्स किसके बराबर होगा? मुझे यहाँ पे निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ठीक है, शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू, एक तो अपना लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मीन्स शेयर फोर्स होता क्या है एक्चुअली? सिंपली लेफ्ट साइड या राइट साइड से कितना लोड आ रहा है, ठीक है, उसी का समेशन, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से देखूँगा इसके ऊपर कितना लोड है। ठीक है, ये नीचे से कितना लोड लग रहा है। ठीक है, वही बात है। तो इट विल बी W0 इंटू ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने नाम रखा है OX2। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, मैंने बस अपनी मर्ज़ी से रखा OX2। आप कोई और कुछ और नाम से भी बोल सकते हो इसको। सो W इंटू OX2 इंटू अंदर की डिस्टेंस, यूनिट लिया है 1 मीटर लिया है। ठीक है, सो ये इसको सॉल्व करो तो आपको शेयर फोर्स निकलेगा। ठीक है, लोड आ जाएगा ना 1 मीटर पे।
तो शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इंटू ओ एक्स टू। ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है? आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकाली, क्या थी? b माइनस बी डिवाइड बाई 2। और इसी डिस्टेंस में से आप ये d माइनस कर दो, वही मैंने किया, b माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस डी। तो ये आ जाएगा दिस ओवरहैंग पोर्शन, ये वाला ओवरहैंग पोर्शन, दिस इज द शेयर फोर्स। फिर इन्हीं को हमें यूज़ करना है, हमें डेप्थ निकलेगी कि ये कितनी डेप्थ हम दें और उसके बाद रेनफोर्समेंट कितनी देनी है वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये इजी है बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट जब आगे जाएंगे तो ये आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है। चलते आगे, चलो अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक फुटिंग है जो L क्रॉस B है, L लेंथ, B इज़ द विड्थ ऑफ दिस फुटिंग, और बीच में मेरा कॉलम है जिसके डायमेंशन से A क्रॉस B, ठीक है। अब क्या है, मैंने दो सेक्शंस लिए, XX सेक्शन और YY सेक्शन, ठीक है। अब ये जो मेरा फुटिंग है ये तो बेंड होगा अबाउट XX भी, ये बेंड होगा अबाउट YY भी। मुझे दोनों साइड से निकालना है, मुझे बेंडिंग मोमेंट अलोंग XX से भी देखना है, बेंडिंग मोमेंट अलोंग YY भी देखना है। फिर जो मैक्सिमम होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर स्टील दूंगा। बात समझ आई? तो फॉर XX, अगर मैं, ये सेक्शन है XX, ये स्लैब कैसे बेंड होगी? अगर ये स्लैब है ये कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ये ऊपर उठेगी इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा अबाउट XX तो मैं ये वाला स्ट्रिप कंसिडर करूंगा, मैं यूनिट के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला स्ट्रिप कंसिडर करूंगा जिसका साइज़ है OX1 और दिस इज़ 1 मीटर, ठीक है। मैं इस स्ट्रिप को कंसिडर करूंगा फॉर कैलकुलेटिंग द बेंडिंग मोमेंट अलोंग XX। और ये OX1 किसके बराबर है? इट विल बी सिंपली, जो ओवरहैंग पोर्शन, इट विल बी सिंपली, ये कितनी डिस्टेंस है? दिस इज़ B। इस B में से ये स्मॉल b माइनस कर दो, इस B में से ये स्मॉल b माइनस कर दो, बचेगा क्या? एक तो ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला पोर्शन बचेगा। इसको डिवाइड बाय कर दो 2 तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, b माइनस बी डिवाइड बाई 2। बात समझ आई? इसी तरीके से अबाउट y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस है, ये y एक्सिस जो है, ये जो स्लैब है ये कैसे बेंड करेगी? ये कुछ ऊपर ऐसे उठेगी, राइट। अबाउट y एक्सिस कुछ इस तरीके से बेंड होगी। तो मैंने एक स्ट्रिप लिया जिसका 1 मीटर इज़ क्रॉस सेक्शन और ये दिस इज़ अ ओवरहैंग पोर्शन, OY1 मैंने नाम रखा, ठीक है। आप समझ आए मैंने OX क्यों लिखा था अपनी मर्ज़ी से? एक्चुअली इस वजह से, ताकि मैं रिलेट कर सकूं अबाउट XX और अबाउट YY, ठीक है। तो ये ओवरहैंग पोर्शन किसके बराबर होगा? दिस इज़ L, ठीक। L में से मैं ये A माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा और ये वाला पोर्शन बचेगा। और इनको डिवाइड कर दो 2 से तो आपको ये चीज़, इसको डिवाइड करो 2 से, आपको ये चीज़ आएगी। तो L माइनस A डिवाइड बाई 2, दिस इज़ ओवरहैंग पोर्शन। अब मैं करता हूँ कैलकुलेट, और याद रखना ये जो स्लैब है इसके नीचे से वो W0 लग रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, W0 मीन्स प्रेशर लग रहा है नीचे से पूरी स्लैब पे। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट XX, ये XX क्या होगा? इट विल बी सिंपली, सब बेंडिंग मोमेंट होता क्या है अगर हम जनरली देखेंगे? इट इज़ सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स किसके बराबर होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। स्ट्रेस मुझे पता है, या प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर मुझे पता है W0 किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है। प्रेशर मुझे पता है या स्ट्रेस मुझे पता है W0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एरिया से, इस एरिया पे लग रहा है OX1 इंटू 1 मीटर या 1 मीटर इंटू OX1, ठीक है। जब मैं स्ट्रेस इंटू एरिया कर दूँ क्या आएगा? फोर्स। सो ये वाली टर्म मुझे फोर्स देगी। फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेंट्रोइडल डिस्टेंस से तो मुझे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगी? इट विल बी OX1, इसी को डिवाइड कर दो 2 से, OX1 को डिवाइड कर दो 2 तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? वही चीज़ क्या है, OX1 डिवाइड बाई 2। W0 का वैल्यू अपना, OX1 मेरे को पता है B माइनस बी डिवाइड बाई 2, OX1 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू ये आएगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये आ जाएगा W0 B माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट X एक्सिस। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट अबाउट Y एक्सिस, वो कैसे आएगी? इट विल बी सिंपली स्ट्रेस जो नीचे से लग रहा है W0 मल्टीप्लाई ये एरिया इज 1 इंटू OY 1 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस इज दिस,
OY1 डिवाइडेड बाई 2। देख लो वही किया है, W0 इंटू 1 इन W0, दिस इज द स्ट्रेस, इंटू 1 मीटर क्रॉस OY1, 1 मीटर क्रॉस OY1, ये इसका एरिया आएगा। स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स आ गया, उसी को मल्टीप्लाई किया सेंट्रोइडल डिस्टेंस से, OY1 डिवाइडेड बाई 2 से। वो चीज़ वैल्यूज़ को पुट करो, OY1 इज L माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, L माइनस ए OY1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज L माइनस ए डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करो, दैट इज W0 L माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, ठीक है, फॉर योर कन्वेंशनल एग्जाम। लेकिन क्या होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंटर करोगे या पेपर लिखने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं करना होगा। तो क्या करते हैं वो कॉम्पिटिटिव वाले, वो इसी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आपको देंगे। हो सकता है वो आपको बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तब ये वाली फॉर्मूला काम करेगी। जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो आपको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चले, बात करेंगे शेयर फोर्स की, मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये फिर से L क्रॉस B का फुटिंग है। ठीक है, ये मेरा कॉलम है। अभी मैंने आपको बोला जो शेयर फोर्स है उसके लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ये फेस ऑफ द कॉलम है, यहाँ से D डिस्टेंस पे। D क्या है, डेप्थ ऑफ द स्लैब, फुटिंग की स्लैब जो है। इस तरीके से यहाँ से भी क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा फॉर along x एक्सिस, इट इज़ एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये जो x एक्सिस, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फॉर शेयर फोर्स अलोंग x एक्सिस, एंड जो y एक्सिस है एट अ डिस्टेंस D, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर फोर्स अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो मुझे ये ओवरहैंग पोर्शंस निकालने हैं। ये ओवरहैंग पोर्शंस कैसे निकालूं, अभी तक आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली थी ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे आई थी, इट वॉज B माइनस द स्मॉल b जो इसकी विड्थ है डिवाइड बाई 2, तो ये आया था। और इस डिस्टेंस में से आप ये D माइनस कर दो तो आपको ये पोर्शन आएगा, वही मैंने किया है, B माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस D। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन देखो, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट वॉज L माइनस A। ये जो L है, इस L में से ये A माइनस कर दो तो ये वाला और ये वाला पोर्शन बचता था, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये वाला पोर्शन बचता है। इस वाले पोर्शन में से ये D माइनस कर दो तो आपको ये वाला पोर्शन आ जाएगा, दैट इज L माइनस ए डिवाइड बाई 2 माइनस D। सो दिस इज द ओवरहैंग पोर्शन फॉर y एक्सिस। बट अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट चाहिए या मुझे मैक्सिमम शेयर फोर्स चाहिए। बेंडिंग मूवमेंट के केस में तो मैंने दोनों दिखाया था, अब शेयर फोर्स के केस में एक ही दिखाता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली जहाँ से ये ओवरहैंग पोर्शन ज़्यादा होगा। जितना बड़ा ओवरहैंग पोर्शन उतना ही नीचे से लोड भी लग रहा होगा, उतना ही शेयर फोर्स भी आएगा। तो फ्रॉम विजुअलाइजेशन ओनली यू कैन ईजिली, मतलब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो शेयर फोर्स किस साइड से ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा ओवरहैंग होगा वहीं से शेयर फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ओवरहैंग ऑब्वियसली ये ज़्यादा है अलॉन्ग L, ठीक है, क्योंकि B कम है L ज़्यादा है, तो ओवरहैंग पोर्शन यहीं से ज़्यादा है, तो यहीं से शेयर फोर्स भी ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ से शेयर फोर्स कैलकुलेट करूँगा। और शेयर फोर्स क्या होता है, सिंपली इस पोर्शन पे कितना लोड आ रहा है, ये जो एरिया है ये वाला पोर्शन, इस पे कितना लोड आएगा। ठीक है, स्ट्रेस आपको पता है W0 या प्रेशर आपको पता है W0, उसी को मल्टीप्लाई करो इसके एरिया से। W0 को मल्टीप्लाई करो इस 1 से, मल्टीप्लाई बाई इस ओवरहैंग OY2। ठीक है, OY2 वही देखो, शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स W0 इंटू 1 इंटू OY2। OY2 की फॉर्म ये जो मतलब वो किसके बराबर है, दैट इज L माइनस 2 डिवाइड बाई D। और यही आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स आया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा एंड में कि ये जो मैंने कहा जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट है या क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर फोर्स है, ये वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ कॉलम। कॉलम RCC का है, कॉलम ब्रिक्स का है, या स्टील गसेट प्लेट मतलब स्टील का बना हुआ है। अगर ये स्टील का बनाया हुआ तब जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्या होगा फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। अगर ये ब्रिक्स का बना है कॉलम तब क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी अपने कोड बुक IS 456 पेज नंबर 65 34.2.3.2। दिस इज द क्लॉज नंबर। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। बट हाँ, रीज़न वाइज दैट फॉर RCC वाइज दैट एट D, ये वाला रीज़न मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू।